तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना फैकल्टी मेंबर आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पशुपालन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो बनना था तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि पशुपालन में जो कैटेट का एग्जाम होगा और जो अभी बोर्ड का एग्जाम बचा है उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी पीपीटी तैयार करिए। बाकी लेक्चर अगर अपलोड हो पाएंगे तो पेपर तक 2-3 लेक्चर और अपलोड कर देंगे, जिसमें आपके बहुविकल्पीय तो एटलीस्ट कम से कम फंसी जाए। तो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे आती है, जैसे एक क्वेश्चन में बताता हूँ। एक आता है रफेज, रफेज क्या होता है। दूसरे आता है राशन किसे बोलते हैं। एक आता है बैलेंस राशन, बैलेंस राशन। उसके बाद आता है छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ, कलिंग किसे बोलते हैं। उसके बाद आता है बुलक, बुलक किसे बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है रफेज राशन, बैलेंस राशन, साइलेज, ठीक है। तो इतनी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं पहले क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रफेज क्या होता है। तो रफेज वह चारा होता है जो जानवरों को दिया जाता है जिसमें मोर देन 18%, मतलब 18% से अधिक क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन, इसको बोलते हैं क्रूड फाइबर भी बोलते हैं, क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर भी बोलते हैं। तो उसे हम बोलेंगे रफेज, ठीक है। उसके बाद आता है राशन क्या होता है। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में राशन को परिभाषित कीजिए। तो राशन क्या होता है। राशन चारे की वह मात्रा जो पशु को 24 घंटे के अंदर दी जाती है, ठीक है, ठीक है। चारे की वह मात्रा जो पशु को 24 घंटे में दी जाती है, 24 घंटे में दी जाती है उसके जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राशन। उसके बाद आता है बैलेंस राशन। जिस बैलेंस राशन क्या होता है। बैलेंस राशन वह राशन दिए जाने वाले पशु को वह राशन जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बैलेंस राशन। उसके बाद आ गया कलिंग। तो कलिंग क्या होता है। कलिंग होता है मतलब जैसे सामान्य पशु का एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं हर्ड, ठीक है। पशुओं के समूह को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, पशुओं के समूह को, जिसमें उनकी गाय और भैंस, पशुओं के समूह, समूह, एक मिनट में थोड़ा समूह सही से लिखता हूं, समूह जिसमें मुख्यतः गाय और भैंस, तो उसको बोलेंगे हम हर्ड, ठीक है। हर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हर्ड में से अवांछित पशुओं को हटाने, जो रोगी हो तमाम, तो अवांछित पशुओं को हटाने, ठीक है। अवांछित पशुओं को हटाने की प्रोसेस जो होती है उसको हम कलिंग बोलते हैं। अब पता है बोला क्या होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से मैं इसको हटा देता हूं। तो बुला क्या होता है, जो बधियाकरण नर होता है, दोबारा से मैं लिख देता हूं, बुलक, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं बुलक, या हिंदी में उसमें ऐसे आ जाएगा बुलक किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, बहुविकल्पीय में आएगा। तो बधियाकरण नर को, गाय के बधियाकरण नर को बुलक कहते हैं। अब बधियाकरण करते किससे हैं, तो बर्डीजो कैस्ट्रेटर, कैस्ट्रेटर, ठीक है। बर्डीजो कैस्ट्रेटर से बधियाकरण किया जाता है और इसको हम बोलते हैं क्या है, बुलक बोलते हैं, ठीक है। और उसके समूह को क्या बोलते हैं, पशुओं के समूह को हर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं पीडीएफ पे, ठीक है।
उससे पहले इसमें दो क्वेश्चन यहाँ पर और बनते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया रेस्पिरेटरी रेट हम किसके द्वारा मापते हैं, ठीक है। ये होता है श्वसन दर, हिंदी में लिखते हैं श्वसन दर। मेजरमेंट होता है मापना, श्वसन दर मापते हैं। कैसे पता करेंगे पशु की श्वसन दर, तो वो करते हैं मजल के द्वारा, ठीक है। श्वसन दर जो होती है मजल के द्वारा, हिंदी में से लिख के आएगा, श्वसन दर मापते हैं मजल के द्वारा, मजल ऐसे मजल के द्वारा, कॉक्सियल धमनी के द्वारा, या वो दो ऑप्शन कोई और दे दे। उसके बाद आता है पल्स रेट, नब्ज दर। तो नब्ज दर में किसके नापते हैं, कॉक्सियल धमनी के द्वारा। ये छोटे शब्द कॉक्सियल धमनी, कॉक्सियल धमनी के द्वारा हम क्या करते हैं, नब्ज दर मापते हैं। श्वसन दर किसके द्वारा मापते हैं, मजल के द्वारा मापते हैं, ठीक है। और ये नीचे जो फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला है तापमान को सेल्सियस और फारेनहाइट में बदलने का। तो ये फार्मूला मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, C/5 बराबर F माइनस 32/9। फारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है, इसको आप देख सकते हैं। कहीं भी चेंज करने की बारी है तो इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो पे आते हैं। अब यहाँ से टेम्परेचर से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर पे जो तापमान होता है उसका साधारण शरीर का तापमान कितना होता है, उस तरह से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है। तो उसको याद करना, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान भाषा बता देता हूँ। भैंस का डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फारेनहाइट में मैंने फार्मूला बताया था, C/5 F माइनस 32/9। या तो इसको याद कर लो या फिर किसी एक को याद करके इसे फार्मूले से निकाल सकते हो। तो भैंस का जो होता है 38.3 डिग्री सेल्सियस में होता है और 101 डिग्री फारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट यही गाय, भैंस और बकरी, ज्यादातर ये चार याद कर लो स्टार्टिंग में, बाकी लास्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 38 से बस कुछ ज्यादा है इसका गाय का, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे 101.4 हो गया। पल्स और रेस्पिरेशन रेट ये पैटेड के क्वेश्चन है, यहाँ से अगर पढ़ना चाहो तो इसको देख लेना, ठीक है। ये प्रति मिनट होता है 15 से 20 प्रति मिनट, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा है यहाँ पे पर मिनट, तो ये पर मिनट होता है। इसको याद करने कैटेगरी के लिए बनेगा, लेकिन हमारे उसमें बोर्ड वाले एग्जाम में यह तक पूछा जाएगा। बोर्ड में 39 होता है और फारेनहाइट में 103 होता है। उसी तरह सीप का 39 होता है बोर्ड और इसका दोनों का सेम है, देखो 103 और इसको 102, ज्यादा अंतर नहीं है। तो एक का याद कर लोगे तो प्लस माइनस 1 से काम चल जाएगा। तो उसके बाद शुगर 102 और इसका सेल्सियस में 39 होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है, मुर्गी का। ये क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ये मार्क कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। तो इसको हाईलाइट कर लेना कि जो इसका नहीं, मुर्गी का 107 सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मुर्गी वाले चैप्टर को इसको हाईलाइट कर लेना। 107 होता है, सबसे ज्यादा होता है अगर पूछा जाए। और बाकी टेम्परेचर के फार्मूले से निकाल लेना, वरना 41.7 याद करने में आसान है, टफ नहीं है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है इसको मोस्टली देख लेना एक बार। 15 से 20 पर मिनट होता है, 20 से 25 होता है गाय का, 12 से 30 होता है तो बकरी का, 12 से 30 भेड़ का। ये दोनों सेम है और ये दोनों लगभग सेम है, 20 और 20 से 25। तो इस तरह से यहाँ से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। 50 से 60 और 60 70 कुछ ज्यादा 70 90 बकरी और भेड़ का सेम है। एक चीज तीनों लगभग लिंक कर सकते हो, तीनों सेम ही है। तो इस तरह से भी याद कर लेते हैं। लेकिन टेम्परेचर से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी, तो एक बार देख लेना इसको। बाकी मैंने यहाँ पे इसीलिए बता दिया था, जो इंपॉर्टेंट उसको रखा गया है। उसके बाद आता है गर्भकाल से। गर्भकाल से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एकदम सीधे सीधे पूछ लेगा कि साहिवाल अगर किसी स्पीसीज या किसी प्रजाति का गाय भैंस की अलग अलग पूछ डालो तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे पूछ लेता है कि भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन होता है, गाय का होता है 280 प्लस 5 85 दिन का होता है, वही पूछा गया, ठीक है। एज ऑफ पॉवर्टी, ये आपके अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। एज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी शब्द का मतलब होता है, मतलब जब पहली बार जो गाय होती है उसमें जो अंडा, जो उसका ओवरी होता है, अंडाशय होता है, वो पूरा परिपक्व हो चुका होता है और अंडाणु होते हैं उसमें वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, गाय को अगर कंसीव कराया जाए, मतलब मेटिंग के लिए तैयार होती है, तो वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, वो स्टेज होती है, ठीक है। तो 24 से 30 माह होती है गाय की
तो ये पॉवर्टी वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे गर्भकाल वाला और मध्यचक्र और मध्यकाल, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे फोकस करेंगे मोस्टली। गाय, इसमें एक बार शुगर का ये पूछ लिया गया था कैटेड में, 114 दिन होता है गर्भकाल उसका। गर्भकाल क्या होता है, मतलब जब जिस दिन उसकी मीटिंग हुई है उससे बच्चा देने तक, तो बच्चा देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कॉविंग बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आगे ऐसे बनेंगे। तो गाय का जो होता है 285 दिन गर्भकाल होता है। मध्यचक्र और काल, इन दोनों में अंतर रखना है, क्योंकि चक्र जो होता है, मान के चलो चक्र में 24 तिथियां होती है ध्वज में, तो उसी तरह चक्र से याद कर लेना कि जो ये चीजें होंगी ये दिन में होंगी और ये काल जो होगा घंटों में होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। 21 दिन का होता है गाय में, भैंस में भी 21 दिन का होता है, ठीक है। और काल 18 घंटे, भैंस में ज्यादा होता है 24 घंटे का होता है, ठीक है। उसके बाद भेड़ की बात करेंगे और बकरी की। तो पॉवर्टी तो आपको याद करना नहीं है, ये याद कर लो। गर्भकाल की भैंस का 330 दिन, 310 दिन, और ये बकरी 145 से 152 तक लिखा होता है कभी कभी, ठीक है। तो इसमें देख लेना 145 से 150 से 52 तक होता है। और बकरी का, सॉरी ऊपर भेड़ का है 50 से ये वो, नीचे बकरी का है, तो इसको देख लेना। भेड़ का जो होता है 145 से 150 और बकरी का होता है 150 से 152, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट मोस्टली इन्हीं दोनों को याद रख लेना, बकरी का नहीं पूछा जाएगा नीचे, बट याद कर लेना क्वेश्चन आपसे गर्भकाल और मध्यचक्र मत से आएगा, वो भी गाय है। बोर्ड वाली एग्जाम में ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना, ये दो ज्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद पढ़ने के लिए पूरी टेबल बना दी गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जिसे शब्दावली बोलते हैं। तो शब्दावली में क्या पूछा गया, अगर बहुविकल्पीय में इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके, बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे, जैसे पहला है स्टीयर, ठीक है। स्टीयर कैसे बोलते हैं, तो इसमें लिखा ऐसा नरपशु जिसको उसके जननांग के विकसित होने से पहले ही बधिया कर दिया जाता है। इस तरह से उसमें एक बुलक था, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बुलक, ठीक है, जिसे बोलते हैं बधिया कर नर हिंदी में, बधिया कर नर, ठीक है। उसी तरह को स्टीयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बकलिंग। बकलिंग क्या बोलते हैं, इस छोटे छोटे टर्म इसको उस तरह से आएगा कि 1 वर्ष से अधिक आयु का बकरा बकलिंग कहलाता है। उसमें पूछा जाएगा कि 1 वर्ष से अधिक आयु के बकरे को निम्नलिखित में क्या कहते हैं, तो बहुविकल्पीय में आ जाएगा या फिर लघुत्तरीय में हमारा आ जाएगा। उसके बाद आता है ईयरलिंग कॉक। क्या होता है, तो 1 से 2 वर्ष के बीच का बिना बधिया किया हुआ नर बैल ईयरलिंग कॉक कहलाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हुए ये सब टर्मिनोलॉजी रखी गई है, भाषा शब्दावली, और ये आपके कैटेड एग्जाम को लेकर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रखा गया है। उसके बाद आता है गोटलिंग किसे बोलते हैं, तो 1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम उम्र की मादा बकरी को गोटलिंग बोलते हैं। इसकी एक मैं टेबल बना दूंगा, आने वाली वीडियो में पूरी टेबल बन जाएगी, कल हो सकता है बना। तो उसके बाद आता है बोर किसे बोलते हैं, तो बिना बधिया किया हुआ प्रौढ़ नर सुअर को बोर बोलते हैं, एक ऊपर, ठीक है, तो बोर बोलते हैं। तो यहाँ से सिंपल जो शब्दावली आपकी बनती है, कैटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही बनेंगे यहाँ से। उसके बाद आता है 100 मतलब सुअर। तो उसके बाद आता है 100 सुअर ऐसे डब्ल्यू। तो प्रौढ़ मादा सुअर को जो कि प्रजनन के लिए प्रयोग की जाती है उसे 100 बोलते हैं, ठीक है, ऐसे डब्ल्यू। उसके बाद सिद्धि आता है। सिद्धि क्या होता है, तो लैंगिक परिपक्वता के बाद बधिया किया गया नर भेड़ सिद्धि कहलाता है। ये सब बहुविकल्पीय के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान कर लेना। उसका लैम्बिंग ये प्रोसेस होती है भेड़ में, मादा भेड़ में जन्म देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है, ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बताया था भाई। उसके बाद नगेट क्या होता है, तो 1 वर्ष से कम उम्र की भेड़ जो कि मटन के उद्देश्य से रखी जाती है, इसको थोड़ा स्टर्मा कर लेना, इंपॉर्टेंट लग रहा है नगेट। तो नगेट क्या होता है, 1 वर्ष से अधिक उम्र की भेड़ जो कि मटन के उद्देश्य से मीट के पत्ते से पाली जाती है, उसको नगेट बोलते हैं। इसके बाद गमर। गमर क्या होता है, एक भेड़ जिसके सारे कृंतक दांत गिर गए हैं उसे गमर कहते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो यहाँ पर रख दी गई है, बाकी टेबल के माध्यम से बहुत कुछ इसमें बाद में बताया जाएगा। उसका स्वाइन आ गया। तो स्वाइन क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग सुअर प्रजाति के लिए, एक कम्युनिटी के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है, मतलब कम्युनिटी पूरे ग्रुप, मतलब एक प्रजाति के लिए सुअर शब्द का प्रयोग। उसका पिग 4 माह से कम उम्र का पालतू सुअर पिग कहलाता है। पूछ ले पिग माने लोग गांव में अक्सर बोलते हैं कि सुअर होता है, बट पिग माने भाषा के हिसाब से पालतू सुअर की जगह यूज करा जाता है। उसका फैरो, ठीक है, ये क्रिया है। सुअर को जन्म देने
सुअर के को बच्चा जन्म देने की क्रिया को फैरो कहते हैं, फैरोइंग बोलते हैं उसको, ठीक है, बच्चा देने की क्रिया फैरोइंग कहलाती है। उसके बाद चिक आ गया, तो नर या मादा चूजे को आयु 0 से 8 सप्ताह तक, जब उसका जन्म हुआ हो वहां से लेके 8 सप्ताह तक जो भी उसकी उम्र होगी उसे चिक बोलेंगे। उसके बाद आता है ग्रोवर, 8 से 22 सप्ताह की उम्र वाले नर व मादा पक्षी श्रेणी में आते हैं। जो भी हम पर्पस यूज करते हैं, जैसे जो आता है मुर्गी आ गया आपका, और जो बहुत सारे आते हैं इसमें, जो भी पालतू जानवर जो मीट पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं उसके लिए मोस्टली ग्रोवर के शब्द का उपयोग करा गया जाता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो आपको यहाँ बता दिया गया। उसके बाद आता है लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। लेयर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुर्गी के संबंधित है इसलिए, ठीक है। उसके बाद 22 सप्ताह से अधिक उम्र वाले मादा पक्षी श्रेणी में आते हैं, लेयर किसे बोला जाता है। मोस्टली मुर्गी के केस में ये सब यूज करा जाता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों चारों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुलेट, 6 महीने से अधिक, 6 महीने से कम आयु की अपरिपक्व मादा मुर्गी को, जो इमैच्योर हो, अपरिपक्व मतलब जिसमें बच्चा देने की क्षमता अभी नहीं हो और बच्चे से कुछ बड़ी हो, तो जैसे एडल्ट बोलते हैं अपरिपक्व। 6 महीने से कम आयु की अपरिपक्व मादा मुर्गी को पुलेट बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद हैंड किसे बोलेंगे, तो 6 महीने से अधिक आयु की मादा मुर्गी जिसका उत्पादन शुरू हो गया हो वो हैंड कहते हैं। उत्पादन का मतलब यहाँ क्या है, उत्पादन का मतलब अंडा है, बस और कुछ नहीं है। जो अंडा देने में सक्षम हो उसको हम हैंड बोलेंगे। उसके बाद कॉकरेल, कॉकरेल किसे बोलेंगे, 8 सप्ताह से अधिक आयु परंतु 6 माह से कम आयु की नर मुर्गी को कॉकरेल बोलते हैं, जिसकी उम्र 8 सप्ताह से अधिक है लेकिन 6 माह से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉकरेल बोलेंगे। तो ये टर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना और देख लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम ब्रॉयलर, तो ब्रॉयलर क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। जितनी शब्दावली है ये कैटेगरी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, और वैसे कैटेगरी वहां आपका बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछ जा सकते हैं। ब्रॉयलर क्या होता है, तो मांस वाली मुर्गी नर या मादा को जिसकी आयु 8 से 10 सप्ताह की हो, ठीक है। वजन यहाँ पे वन नहीं होगा, ये वजन होगा, जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम उसे ब्रॉयलर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रॉयलर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है, पढ़ लेना इसको। रोस्टर किसे बोलेंगे, मांस वाली मुर्गी नर या मादा जिसकी आयु 12 से 16 सप्ताह की हो तथा वजन 2 किलोग्राम से अधिक को रोस्टर बोलते हैं। मोस्टली इसमें आयु याद रखना है क्योंकि आयु इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। क्योंकि पूछा जाएगा तो ब्रॉयलर या तो ये वाला दे दिया जाएगा, उसका टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाएगी, या तो ब्रॉयलर दे दिया जाएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिए। उसके बाद आगे ये पीडीएफ आ गया, तो जो भी संभव क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे वो मैंने बता दिए। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको रखा जाएगा, टेबल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि अगले जो भी लेक्चर रहे तो इसको कर लेना अच्छे से, मैं भी हेल्प होगी यहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।